जय हिंद। बीएससी सेकंड ईयर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो कल पेपर देंगे उनके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे उत्पन्न करते हैं और हाई एक सेथिल्य यानी थिल्य का जो क्वेश्चन है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिखा देता हूँ हम आपको मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल की समीकरण और सेथिल्य यानी कि हाई स्ट्रेसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट हाई स्ट्रेसिस लूप, ये दो क्वेश्चन है सेथिल्य और सेथिल्य हानि, ये मैं आपको बताऊंगा। और अवतल और मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे करते हैं उत्पन्न, उनका यूजेस, सब कुछ, इनकी उत्पत्ति सब मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा, क्योंकि कल हो सकता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जरूर से क्वेश्चन मिले। तो पॉइंटिंग वेक्टर मैं करा चुका हूँ। पॉइंटिंग वेक्टर के बाद अभी सेक्शन ई से पॉइंटिंग वेक्टर मैंने करा दिया है। सेक्शन डी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैं आपके करा रहा हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं जो मैं नहीं करा पाया हूँ सॉल्यूशन में 1 से 2, बाकी सारे मैंने करा दिए हैं, प्ले लिस्ट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पेपर में जितने क्वेश्चन दिए हैं उनमें से एक आधा भी स्किप मत कीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे दोलायमान दोलायमान का मतलब होता है, एक नॉर्मल आपको बताने की कोशिश करूँ मैं, जैसे कि मेट्रो स्टेशन पर आप जाते हैं तो मेट्रो स्टेशन पर जो जीना होता है वो इलेक्ट्रिक जीना, जो ऑटोमेटिक आप जिस जीने पर खड़े हो जाते हो और वो ऊपर लेकर जाता है या ऊपर खड़े हो तो नीचे लेकर आता है, उसको हिंदी में दोलायमान कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक दूसरे की परपेंडिकुलर होती हैं। हिंदी में कहें तो विद्युत चुंबकीय तरंगें दोलायमान विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से निर्मित होती है जो कि परस्पर लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों से निर्मित होती है जो कि परस्पर लंबवत होते हैं। तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है अनुप्रस्थ होती है। पहले नॉर्मल सी ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, चाहे ये क्वेश्चन लॉन्ग में आए चाहे ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आपको मिले। विद्युत चुंबकीय तरंगें दोलायमान विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से निर्मित होती है जो कि परस्पर लंबवत होते हैं। ये तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति, नेचर इसकी कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। अब इनकी उत्पत्ति कैसे होगी और एक उदाहरण हम आपको देकर समझाएंगे। इनकी उत्पत्ति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति एक तो त्वरित विद्युत आवेशों से होती है, नॉर्मल सी बात है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? त्वरित विद्युत आवेशों से। ये त्वरित विद्युत आवेशों से जनित होती है। उदाहरण के लिए मान लो ये परमाणु होता है, 9th क्लास में आपने डायग्राम पढ़ा होगा। परमाणु में जो एक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जब उच्च ऊर्जा कक्षाओं में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा अवस्थाओं या निम्न कक्षाओं में आता है तो वह इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करता है। उदाहरण आपको याद रहेगा, जब उच्च ऊर्जा कक्षाओं में घूमता हुआ जब उच्च ऊर्जा स्तर में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो क्या करता है? वो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करता है। ठीक है, आपको दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। रेडियो स्टेशन पर जो एंटीना लगा रहता है, रेडियो स्टेशन पर लगे एंटीना रेडियो स्टेशन पर लगे एंटीना में प्रवाहित धारा में प्रत्यावर्ती धारा, रेडियो स्टेशन पर लगे एंटीना में क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा। रेडियो स्टेशन पर लगे एंटीना में प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा में दोलायमान आवेश के कारण एंटीना भी क्या करता है? चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करता है। रेडियो एंटीना में प्रभावित प्रत्यावर्ती धारा में दोलायमान आवेश के कारण एंटीना क्या करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करता है। ये तो होगी उत्पत्ति और डेफिनेशन। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण देख लीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुण है जैसे कि त्वरित विद्युत आवेशों से जनित होती है, और अभी बताया था कि यह लंबवत होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होती है। निर्वात में भी ये चल सकती है और प्रकाश की चाल के बराबर होती है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको लिखना है, V = C प्रकाश का चाल है 1/μ0ε0। अब इन सब का आपको हिंदी लिख देनी है, इन सभी की हिंदी। μ0 क्या होती है? चुंबकशीलता होती है, चुंबकशीलता, चुंबकन नहीं चुंबकशीलता। ε0 विद्युतशीलता। अब म्यू के नीचे से 0 हटा दें तो ये फिर चुंबकनशीलता होगी निरपेक्ष, और एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? निरपेक्ष विद्युतशीलता।
विद्युत चुम्बकीय तरंगों में आवेश नहीं होता और ये अनुप्रस्थ होती हैं। ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, अपव्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण सभी के गुण दर्शा देती हैं। इनके ऊर्जा और संवेग बराबर होते हैं। ये तो हो गए इसके गुण। गुण भी याद हो गए आपको, उत्पत्ति भी हो गई। अब आते हैं, इसका एक और क्वेश्चन बनेगा, अवकल और समाकलन दोनों रूपों में मैक्सवेल के समीकरण तथा उसमें प्रयुक्त चिन्हों को समझाते हुए इसका भौतिक महत्व बताइए। थ्योरी के तरीके से आपको याद हो जाएगा, जो मैं अभी आपको याद कराऊंगा। 1862 की बात है। मैक्सवेल ने विद्युत और चुंबकत्व के नियमों को 4 मौलिक समीकरणों के रूप में सूत्रित किया। मैक्सवेल ने 1862 में विद्युत चुंबकत्व के 4 नियम को 4 समीकरण में आपको बताया। इसे मैक्सवेल की समीकरण कहते हैं। यह विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि बताया है एंटीना वाला उदाहरण, और आपको घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का उदाहरण। दोनों ही विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करते हैं, और जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था। विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में भी चलती है, तो वह वापस से रिपीट की गई है बात। निर्वात में प्रकाश के वेग से चलती है, तो आपको इतनी बड़ी थ्योरी देखकर डरना नहीं है, वही सब बातें इसमें रिपीट हो रही है। इनकी प्राकृतिक अनुप्रस्थ होती है, ये भी बातें वो रिपीट हो रही हैं। तो जो उत्पत्ति में आपने पढ़ा है, उदाहरण में पढ़ा है, तो वो आपको हिंदी तो इसमें आपको लिख देनी है, नॉर्मल सी बात। आती है इक्वेशन पर। इक्वेशन आपको याद करके जानी है। इक्वेशन आपके याद होनी चाहिए। पहली इक्वेशन तो आपको पता ही है, गॉस का नियम है, ई डेल एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। फिर यहाँ पर थोड़ा सा आप लिख सकते हैं गॉस की परिभाषा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल नेट विद्युत फ्लक्स, कुल नेट आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन जीरो होता है। दूसरी देख लीजिए, दूसरी इक्वेशन देख लीजिए, ये विद्युत में गॉस का नियम है, और दूसरा क्या है, चुंबकत्व, बी चुंबकत्व में गॉस का नियम, ई डेल एस क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो। ये तो याद भी करने की जरूरत नहीं है, और बी डेल एस बराबर जीरो, ये भी आपके याद ही रहेगा। तीसरी इक्वेशन है ई डेल एल माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, तीसरी जो है फैराडे का नियम है, ये तीसरी फैराडे का नियम है भाई। चौथी बी डेल एल म्यू जीरो आई प्लस एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी। चौथी क्या है, चौथा जो है, चौथी इक्वेशन आपके मैक्सवेल द्वारा संशोधित एम्पियर का नियम। फिर से देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली क्या थी, ई डेल एस क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो, विद्युत क्षेत्र में गॉस का नियम। बी डेल एस जीरो, चुंबक क्षेत्र में गॉस का नियम। ई डेल एल माइनस डेल फाई अपॉन डेल बीटा अपॉन डेल टी, फाई बी अपॉन डेल टी। ये क्या था आपका, ये था आपका फैराडे का नियम। और आपकी चौथी इक्वेशन एम्पियर का नियम है। ठीक है, ये क्या है आपकी चौथी, एम्पियर का नियम है। बी डेल म्यू जीरो आई एप्सिलॉन जीरो डेल फाई, यहाँ पर बी की जगह यहाँ पर एम्पियर में ई आ जाएगा, डेल टी। पूरा का पूरा जो का तो है, ये तो लास्ट में आप देख सकते हैं, बस यहाँ ई आया हुआ है, बस म्यू बाहर है और अंदर आई प्लस एप्सिलॉन जीरो है। ये फोर्थ इक्वेशन आपकी हो गई। और जो ये हिंदी दिख रहे हैं आप, इतनी बड़ी हिंदी, ये कुछ नहीं है, इस चारों इक्वेशन के बारे में बताया गया। पहली गॉस की है, ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं। पहली गॉस की है, दूसरी चुंबकत्व में गॉस की है, तीसरी फैराडे की है, चौथी मैक्सवेल के एम्पियर की है। फिर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मैक्सवेल का अवकलन देख लेते हैं, अवकलन रूप में। अब ये अवकलन रूप में आपकी पूछ रहा है, कैसे अवकलन रूप में, देखिए ये आप ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, बात आपकी एक ही है। मैक्सवेल की समीकरण देख रहे हैं आप, मैक्सवेल की समीकरण, ये अवकल रूप में आपको इनको याद कर लेने हैं। अवकल रूप में मैक्सवेल की समीकरण, डाइवर्जेंट वी ई इजकल टू रो एप्सिलॉन जीरो, बी इजकल टू जीरो। ठीक है, डिफरेंस देख लीजिए, इसमें ई डेल एस, बी डेल एस, ई डेल एल और बी डेल एल था। ई डेल एस, बी डेल एस, ई डेल एल, बी डेल एल। डिफरेंस देख लीजिए, इसमें डाइवर्जेंट ई, डाइवर्जेंट बी, कर्ल ई, कर्ल बी, डाइवर्जेंट ई, डाइवर्जेंट बी, रो एप्सिलॉन जीरो, इसमें जीरो, इसमें डेल बी अपॉन डेल टी, और इसमें क्या था आपका
जे एप्सिलॉन 0 del E अपॉन del T। ये इक्वेशन मैक्सवेल की आपको याद होनी चाहिए। पूरा का पूरा मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में आपको बता दिया है। परिभाषा और कैसे उत्पन्न करते हैं, इनके गुण और अवकलन और समाकलन रूप में हर तरीके से इतना बड़ा क्वेश्चन आपको इस तरीके से बता दिया है जो कि आप पर ये क्वेश्चन बर्डन ना हो और आ जाए तो आप बहुत ईजिली इसे कर सकते हैं। ईजिली आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। इसी के साथ एक बोनस क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो था शैथिल्य। शैथिल्य वाला भी कर लीजिएगा। शैथिल्य से क्या तात्पर्य है, देखिए जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को परिवर्तित चुंबकन क्षेत्र H में रखते हैं तो I में जो है H के सापेक्ष पश्चिमता होती है, इसे शैथिल्य कहते हैं। शैथिल्य लूप जो है एक बंद वक्र है जिसमें चुंबकन की तीव्रता पूर्ण चक्र को निरूपित करती है। ठीक है, अब शैथिल्य का जो डेफिनेशन होगी, लोह चुंबकीय पदार्थ को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र H में रखते हैं तो I में H के सापेक्ष पश्चिमता होती है, याद रखना I लैग्स बिहाइंड H, इतना याद रखिएगा। इसे शैथिल्य कहते हैं। शैथिल्य हानि किसे कहते हैं। अब शैथिल्य हानि के बारे में देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है, आपको थोड़े बहुत पॉइंट आपको याद करना। लोह चुंबकीय पदार्थ डोमेनों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक डोमेन में 10 की पावर 17 से 21 परमाणु चुंबक होते हैं। ठीक है, अब डोमेन क्या करते हैं, चुंबकन की दिशा भिन्न भिन्न होती है। सभी डोमेन की चुंबकन की दिशा भिन्न भिन्न होती है। औसत चुंबकन तो होता है 0। ठीक है, बाह्य क्षेत्र में रखकर इन्हें चुंबकित किया जाता है पदार्थ को। आकार में ये बड़े होते हैं। थोड़ा सा ऐसी चुंबकन क्षेत्र हटाने पर डोमेन अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं में नहीं आ पाते अगर चुंबकत्व हटा देते हैं। चुंबकत्व हटाने के बाद पदार्थ में फिर भी कुछ ना कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है। इसमें से कोई भी 6 टॉपिक बना के लिख लीजिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, ऊर्जा का कुछ भाग पदार्थ में ही ऊष्मा के रूप में रह जाता है। जैसे बताया, चुंबक क्षेत्र हटाने के बाद कुछ चुंबकीय क्षेत्र रह जाता है। इस प्रकार चुंबकन के प्रत्येक चक्र में कुछ ऊर्जा की हानि हो जाती है। मान लीजिए हमने एक चुंबकन की तीव्रता दी, फिर वापस हटा ली। हम सोच रहे हटाने के बाद वापस चली जाएगी, पर वापस सारी नहीं गई। 40% दी थी हमने, 35% वापस गई, 5% रह गई, तो वो तो एनर्जी की हानि हो गई। तो ये जो हानि होती है इसे शैथिल्य हानि कहते हैं। इसमें जो है ऊर्जा पदार्थ में ऊष्मा के रूप में होती है। शैथिल्य हानि को एक बार और लेंगे क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शैथिल्य हानि एक बार और ट्राई कीजिए। लोह चुंबकीय पदार्थ डोमेन से मिलकर बना है। प्रत्येक डोमेन में 10 की पावर 17 से 10 की पावर 21 परमाणु चुंबक होते हैं। डोमेन एक पूर्ण चुंबक होती है। डोमेन में चुंबकन की दिशा भिन्न भिन्न होती है। बाह्य क्षेत्र में रखकर चुंबकित किया जाता है। आकार में बड़े होते हैं। ठीक है, जब इन पर कुछ कार्य किया जाता है तो पदार्थ में कुछ ऊर्जा खर्च होती है। चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर डोमेन अपनी पुनर्वापस अवस्थाओं में नहीं आ पाते। चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर डोमेनों में कुछ न कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है। चुंबकित करने में दी गई ऊष्मा वापस नहीं हो पाती। कुछ भाग जो है उसी ऊष्मा जो चुंबकों में रह जाता है, इसी कारण ऊर्जा की कुछ हानि होती है। इसे शैथिल्य हानि कहते हैं। तो इतने इजीली आपको शैथिल्य हानि याद कराया है। शैथिल्य की परिभाषा, मैक्सवेल की समीकरण, अवकल और समाकलन रूप में आपका मैक्सवेल की समीकरण। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें में से जरूर मिलेगा, याद करके जाइएगा। कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। कमेंट कीजिएगा जरूर। जय हिंद।